लेंगे दिल्ली थ्रू द एजिस के यूनिट 3 के बारे में। इससे पहले 2 यूनिट हम कवर कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों यूनिट का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो 4 है हमारा ये दिल्ली थ्रू द एजिस का। इससे पहले 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं। सिलेबस देख लेते हैं एक बार हम। देखिए 2 यूनिट हमने कवर कर ली है दिल्ली थ्रू द एजिस की, और आज हम कवर करने वाले हैं तीसरी यूनिट को। तीसरी यूनिट है हमारी दिल्ली के 13वीं और 14वीं शताब्दी के अधिवास। अधिवास को कहा जाता है नगर, यानी उस समय में जो नगर बने या रहने के क्षेत्र जो थे, अधिवास जो थे, उनको डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर हम। आपके सामने मेरा यूज़र नेम है इंस्टा का, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी क्वेरी या आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। और बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है आपके लिए, एकलव्य स्नातक पर टेलीग्राम पर आपके लिए ग्रुप बना रखा है। यहाँ पर आप एकलव्य स्नातक 1 डालकर सर्च कीजिए और इस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी सब्जेक्ट या जो भी सिलेबस आपको बताया जा रहा है, सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसकी फ्री पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप उसको ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, खिलजी और तुगलक सुल्तानों के शासन के दौरान शाही शिविर के रूप में, यानी 1206 में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली एक विशाल महानगर के रूप में उभरी। यानी इस समय दिल्ली एक विशाल महानगर के रूप में उभरी थी पूरे विश्व के अंदर। सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य दिल्ली के अंदर हो रहे थे और दिल्ली एक आकर्षण का केंद्र बन गई थी इस दौरान। 1211 से 1236 का कार्यकाल था इल्तुतमिश का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के नाम से विख्यात हुई थी उस समय। और ये कौन थे? तुर्की शासनिक थे। तुर्क से आए हुए थे लोग थे ये, जिन्होंने दिल्ली पर उस समय राज किया था। थोड़ा सा बता दूं आपको, 1192 के अंदर जो है तराइन का युद्ध हुआ था। इसके बीच मोहम्मद गोरी और राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार गए थे, तो मोहम्मद गोरी ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर शासन करने के लिए भेजा था। ये सब कहाँ से आए थे? तुर्क से आए थे। ये तुर्क से आए थे। और तुर्की साम्राज्य की प्रथम राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। और इस समय दिल्ली का जो है अतिशय विकास हुआ, यानी इस समय दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य हुए, दिल्ली डेवलप हुई इस समय के दौरान। दिल्ली को कई ऐसे विशेष लाभ प्राप्त थे, जो दिल्ली अपने आप में विशेष कहलाती थी। ऐसे विशेष लाभ प्राप्त थे जिसके द्वारा दिल्ली और सभी जगह से अलग थी। वो क्या क्या थे? जिसके कारण व्यवसाय का विकास हुआ और शाही शिविर का विकास हुआ, या शाही शिविर के लिए सुविधाजनक माहौल रहा। दिल्ली के पास ऐसे विशेष लाभ प्राप्त थे। शाही शिविर में आपको बता दूं, शाही शिविर होता है जहां पर सैनिकों का रहन सहन होता है, सैनिक प्रशिक्षण लेते हैं और एक माहौल, जैसे जैसे कैंट होता है ना, कैंट बनाया जाता है, कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं जहाँ पर हमारे आर्मी फौजी वगैरह सब रहते हैं। तो ऐसे ही उस समय शाही शिविर हुआ करते थे जहाँ पर उनके सैनिक वगैरह रहते थे, प्रशिक्षण लेते थे, उनका सारा युद्ध करने का सामान था। ठीक है, तो वो सब कुछ चीज़ें शाही शिविर के अंदर आती हैं। तो दिल्ली को ऐसे विशेष लाभ प्राप्त थे। अब विशेष लाभ क्या थे? दिल्ली के पास थी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला थी और यमुना नदी थी। ये दो ऐसे विशेष लाभ प्राप्त थे जिसके द्वारा व्यवसाय का विकास हुआ दिल्ली में और शाही शिविर के लिए जो है सुविधाजनक माहौल बना। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो युद्ध के लिए लाभ वाली जगह थी। ठीक है, ऊंचाई होती है, पहाड़ होते हैं बहुत ज़्यादा, तो पहाड़ों पे आसानी से दूर दूर तक देखा जा सकता है। तो युद्ध के लिए ये एक आसान जगह थी। ठीक है, सैनिकों के लिए एक आसान अड्डा था छिपने के लिए या फिर युद्ध करने के लिए। पत्थरों की खदानों के लिए चट्टानें उपलब्ध थी। जो भी निर्माण कार्य उस समय करवाए जाते थे तो उनके लिए पत्थरों की आवश्यकता होती थी।
और पत्थर कहाँ से आएंगे? चट्टानों में से। चट्टानों की खुदाई की जाती है तब पत्थर निकल के आते हैं, तो पत्थरों की खदानों के लिए चट्टानें थी। और पूर्वी दिशा में रक्षा नौवहन के लिए, जल आपूर्ति के लिए नदी थी। नदी कौन सी थी? हमारी यमुना नदी थी। ठीक है, यमुना नदी ने उस समय अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया, जिसकी वजह से क्या हुआ? व्यापारियों का ध्यान आकर्षण केंद्र बनी हुई थी दिल्ली। दिल्ली व्यापारियों का ध्यान आकर्षण केंद्र थी। दिल्ली के सारे तत्व एकत्रित हो गए थे। दिल्ली प्रशासनिक केंद्र और वाणिज्यिक महानगर के रूप में उस समय विकसित हुई। यानी दिल्ली से ही प्रशासन चल रहा था और वाणिज्यिक यानी व्यापार की दृष्टि से भी दिल्ली ने अपना जो है महत्वपूर्ण रोल उस समय निभाया। इल्तुतमिश ने इस समय इस्लामी संस्कृति का प्रसार किया। इसने इस्लामी संस्कृति को बहुत बढ़ाया, ठीक है, उसका प्रसार किया और सभी विख्यात केंद्रों और सभी दिशाओं से यहाँ पहुंचे कुशल विद्वान लोगों को अपना संरक्षण किया, प्रदान किया। जो भी शरणार्थी बनकर जो आ रहे थे, ठीक है, आपको पता होगा उस समय क्या था, पश्चिमी एशिया में मंगोलों के द्वारा जो मंगोली आक्रमण के द्वारा जो भी इस्लामी विद्वान जो थे परेशान थे, या फिर उनके शहरों को लूट खपाटा गया था, तो उन लोगों ने क्या हुआ, इल्तुतमिश के यहाँ आके शरण ली। इल्तुतमिश ने उन सभी लोगों को अपने यहाँ संरक्षण प्रदान की। इसमें विश्व के विभिन्न भागों से लोगों को दिल्ली में एकत्रित किया गया। देखिए इल्तुतमिश ने क्या करा, दिल्ली को लोगों के लिए पर्यटन स्थल बना दिया, यानी विश्व से यहाँ लोग आने लगे, लोगों को यहाँ का एकांतवास पसंद आने लगा और यह एक विश्राम स्थल भी उस समय बन गया था। तो दिल्ली जो है पूरे विश्व में उस समय आकर्षण का केंद्र बन गई थी। उसके बाद सीरी और तुगलकाबाद के अधिवास। देखिए उसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश जब आया, तो अलाउद्दीन खिलजी का जब कार्यकाल आया 1296 से 1316 के बीच अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहा। इसने सीरी का निर्माण कराया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन शाही शिविर सीरी, इसका निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान। सीरी का जो अधिवास था वो मंगोलों के आक्रमण के कारण ही अस्तित्व में आया। जब मंगोलों के लिए दिल्ली प्राथमिक बन गया था आक्रमण करने के लिए, उस समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय सीरी का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए जो है सीरी का निर्माण कराया। बाद में जो है सीरी ने ही मुख्यालय के रूप में अलाउद्दीन खिलजी की सेवा की थी। यानी सीरी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, अपनी सेना वगैरह जो सब है वो यहाँ पर आके इसने बसा दी थी। सीरी क्या था? सीरी किले के निर्माण का उद्देश्य क्या था कि बाहरी आक्रमण से दिल्ली को बचाया जा सके, दिल्ली की जनसंख्या को बचाया जा सके, इसीलिए सीरी का निर्माण जो है कराया गया था। शुरुआत में सीरी को लश्करगाह कहा जाता था। लश्करगाह कहते हैं जहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, फौजी वगैरह ये सब रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, रक्षा करने के लिए। तो लश्करगाह को उस समय कहते थे सैन्य शिविर, यानी जहाँ पर सेना रहती थी उसे कहते थे लश्करगाह। तो सीरी को शुरुआत में लश्करगाह के रूप में देखा जाता था कि यहाँ पर ये लश्करगाह के लिए बनाया गया है, सेना के लिए बनाया गया, लेकिन बाद में इसे एक नगर बना दिया गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दारुल खिलाफा का नाम दिया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दारुल खिलाफा का नाम दिया था। यह वृत्ताकार बना हुआ था। सीरी जो था एक अंडाकार या गोलाकार शेप में बना हुआ था, जिसके 7 द्वार थे, जिसका एक द्वार मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था आज भी देखा जा सकता है, जो इसके दक्षिण में मौजूद है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीरी और कुतुब दहली के जलीय आवश्यकताएं पूर्ति के लिए, देखिए जब सीरी जो था और कुतुब दहली जो थे, यहाँ पर नगरीय व्यवस्था बन गई, लोग रहने लगे, तो इनके लिए जलीय आवश्यकता पड़ी। इनको जल की आवश्यकता होती थी। किसी भी नगर के लिए यहाँ पर जनसंख्या रहती है, उनके लिए जल जो है एक महत्वपूर्ण नेसेसिटी के रूप में काम करता है, जरूरी हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इससे 2 मील दूरी पे, 2 मील दक्षिण में, इसकी सीरी के 2 मील दक्षिण में हौज ए अलाई का निर्माण करवाया। हौज ए अलाई का निर्माण करवाया, जो बाद में जिसे हौज ए खास के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ। हौज खास आपने सुना होगा, ग्रीन पार्क के पास है हौज खास आज के समय में।
तो उस समय ये निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, जिसका नाम था हौज अलाई, बाद में वो हौज खास के नाम से बना। ये एक ऐसा तालाब था जिसके अंदर जो प्राकृतिक जल है उसको एकत्रित किया जाता था, जिसके माध्यम से लोगों के लिए जलापूर्ति की जा सके। इब्न बतूता कहते हैं, इब्न बतूता ने कहा है कि सीरी गढ़ी के बाहर, जो सीरी का किला था उसके बाहर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक 1000 सुतून के नाम का, किसके नाम का, 1000 सुतून, ये नाम था महल का, ये महल बनवाया गया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और उसका जो उत्तराधिकारी था, यानी उसके बाद जिसने शासन किया, कुतुबुद्दीन मुबारक, इन्होंने इसके अंदर निवास किया था, इस महल के अंदर। ये बताया इब्न बतूता ने। उसके बाद हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश आया, ठीक है, खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम 1320 से 25 के दौरान तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। तुगलकाबाद एक नगर था उस समय, जो गयासुद्दीन के द्वारा जो है निर्मित करवाया गया था। यह एक महान योद्धा था जिसने मंगोल के आक्रमण के विरुद्ध, मंगोलों का जो आक्रमण था वो तुगलक वंश के दौरान भी बरकरार रहा था। उस समय भी जो है मंगोलों के आक्रमण का डर दिल्ली के ऊपर बना हुआ था। तो मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया था। मंगोल आक्रमण के विरुद्ध दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की जो पर्याप्त अवधि तक सुरक्षा किसने की थी, तुगलकाबाद ने, ठीक है। उसने एक ऐसी राजधानी का निर्माण कराया जो मूलतः विस्तृत दीवारों, विस्तृत होता है बड़ी फैली हुई, ठीक है, और सुदृढ़ दुर्ग वाला सैन्य शिविर था। यानी इस पर जो पत्थरों का, इस किले में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया था वो बहुत सुदृढ़ थे, मजबूत थे, भारी थे, और इसकी दीवारें बहुत विस्तृत थी, चौड़ी थी, बड़ी बड़ी थी, काफी दूर तक ये किला जो था वो फैला हुआ था, जिसके अंदर उसका सैन्य शिविर जो था वो रहता था, गयासुद्दीन तुगलक का। कुतुब दहली के पूर्व में, ये कहाँ बनाया गया था, कुतुब दहली के पूर्व में 8 किलोमीटर की दूरी पर, कुतुब दहली से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह बनाया गया था। तुगलकाबाद यमुना के दक्षिण छोर पर स्थित है, जिससे लगभग ये उतना ही दूर है जितना कुतुब मीनार से, यानी कुतुब मीनार से उतना ही दूर है जितना कि ये यमुना से दूर है, ठीक है। 8 किलोमीटर की दूरी पर था कुतुब दहली से। किले में विशेष पत्थरों का प्रयोग किया गया था, मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया था वो काफी बाहरी थे, कठोर थे, बड़े बड़े थे, जो अपने आप में विशेषता रखते थे, उनका प्रयोग किया गया था। इसकी दीवारों को जो सुदृढ़ बनाते हैं, मजबूत बनाते थे, उस समय काफी मजबूत माना जाता था ये किला। किले के पूर्व पे, इस किले के पूर्व में प्राकृतिक वर्षा जल का निकास था, निकास के विरुद्ध था, मतलब जो प्राकृतिक जल आता था, वर्षा उस समय जो होती थी, तो उसको जो है स्टोर किया जाता था, उसको स्टोर करके जो है बांध बनाया जाता था, और जल कुंड की, जल कुंड बनाया गया था, जिसके द्वारा जो है वहाँ के लोगों की जलापूर्ति का वो एक स्रोत बन गया था। यानी प्राकृतिक जल को स्टोर किया जाता था एक जल कुंड के अंदर, और उससे जलापूर्ति यानी जल का प्रयोग जो है उस जल कुंड के माध्यम से लोग उसका प्रयोग करते थे। आज के समय में दुर्भाग्यवश यह किला इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है, यानी आज अगर हम इसको देखने जाए तो ये एकदम खंडर हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, खत्म हो गया है। इस अवस्था में है कि तुगलकाबाद की योजना का पुनर्निर्माण की अगर आप सोचें तो बहुत कठिन होगा। यहाँ तक कि आप यह भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे इसे देख कर के ये किसी समय में इतना सुदृढ़ था, इतना मजबूत पत्थरों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो आज इसकी ऐसी हालत हो गई है, खंडर हो गया है बिल्कुल ये। देखिए कुतुब मस्जिद, इसके बाद हम बात करते हैं कुतुब मस्जिद की। थोड़ा सा फिर से पीछे चलते हैं। 1192 में, 1192 में जब मोहम्मद गोरी दिल्ली पर जब मोहम्मद गोरी का कब्जा हुआ, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा दिल्ली में, ठीक है। देखिए जब पृथ्वीराज चौहान को हराया गया तो विजय उपलक्ष्य के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर निर्माण कार्य स्टार्ट कराया। कुतुब मस्जिद का निर्माण कार्य उस समय स्टार्ट किया गया विजय उपलक्ष्य में, ठीक है। 1196 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था।
1192 में स्टार्ट हुआ, 1196 में जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, जिसे मस्जिद ए जामी, मस्जिद ए जामी, मस्जिद ए कुतुब अल इस्लाम या कुतुब मस्जिद, इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है। मस्जिद ए जामी, मस्जिद ए कुतुब अल इस्लाम और कुतुब मस्जिद, यह सब कुछ इनको तीनों नामों से इस मस्जिद को जाना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण जो था वो 3 फेज़ों में हुआ था, या ये कह सकते हैं कि 3 शासकों द्वारा इस मस्जिद को बार बार निर्मित करवाया गया, या फिर इसके अंदर कुछ कुछ वृद्धि कराई गई। यह शहर मुस्लिम निवासियों के सामाजिक जीवन की मूल बिंदु था, यानी कि जो इसका निर्माण किया गया था तो यहाँ पर जो लोग आकर बसे थे उनके लिए उनका सामाजिक जीवन की मूलभूत जिंदगी को पूरा करने के लिए कुतुब मस्जिद का जो है निर्माण जो करवाया गया था। इस समय क्या करते थे लोग, यहाँ पर नमाज पढ़ते थे, कुतुब मस्जिद में शिक्षाएं दी जाती थी और त्योहार मनाए जाते थे। यह एक सामाजिकरण का स्थल था, यानी लोग यहाँ पर आपस में एक दूसरे से मिलते थे, शिक्षाएं ग्रहण करते थे, ठीक है। नमाज गाह का ये एक क्षेत्र था, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी, और त्योहार के समय यहाँ पर सभी समुदाय इकट्ठे होकर यहाँ पर त्योहार जो मनाया करते थे। इस पर्पज से इस पर्पज को पूरा करने के लिए कुतुब मस्जिद का निर्माण जो है वो कराया गया था। मस्जिद जामी में निर्माण का दूसरा दौर यानी सेकंड फेज जो इसके अंदर आया, इसके अंदर निर्माण कार्य का, वो आया सुल्तान इल्तुतमिश के दौरान। सेकंड फेज में इल्तुतमिश ने इसके अंदर निर्माण कार्य करवाया, और कहा जाता है कि लगभग इसकी चौड़ाई जो है वो इल्तुतमिश ने दुगनी कर दी थी, और यह लगभग 1229 से 30 में पूरा किया गया, यानी 1 वर्ष के दौरान जो है ये पूरा किया गया। इसकी चौड़ाई को डबल कर दिया गया, कुतुब मस्जिद की चौड़ाई को। तीसरा फेज कहते हैं, तीसरा चरण जो इसके निर्माण का आया वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका और विस्तार किया, ठीक है। एक विशाल प्रवेश द्वार बनाया जो आजकल अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक अपूर्ण मीनार के अवशेष आज भी मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षी भवन योजना की झलक उसके अंदर दिखाई देती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद जामी के जब मस्जिद जामी का विस्तार कराया तो 3 जगह से जो है इसका विस्तार हुआ। इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।